उत्तरकाशी जिले की गोद में बसा एक सुंदर और शांत गांव रैथल। चारों ओर फैली हरियाली, सीढ़ीनुमा खेतों की पंक्तियां, दूर तक बर्फ से ढकी पहाड़ियों और पास ही बिछी हुई दियारा बुग्याल की मखमली घास का विस्तार नजर आता है। इस शांत, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में एक नई कहानी आकार ले रही है। हमारी दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम जब उत्तरकाशी जिले के इस ऊंचाई वाले क्षेत्र की ओर बढ़ी तो हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप दिखाई दिया। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, देवदार और बुरांश के जंगल, रंग बिरंगे फूलों से सराबोर नजारे और चहकते पक्षियों की मधुर आवाजों के बीच जब हम रैथल गांव पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। नमस्कार, कार्यक्रम खेती पाती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी जनपद के रैथल गांव, जहां पर किसान खेती के साथ ही मौन पालन कर रहे हैं और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम से। इस गांव की आत्मा अब केवल खेतों में नहीं बल्कि बागों में भी बसती है। मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन आज इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। इस पहल को सफल बनाने में उद्यान विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बगीचों की व्यवस्था ने यहाँ के स्थानीय लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत किया है। स्थानीय मौन पालक दिनेश भट्ट बताते हैं कि शुरू में उन्हें पता नहीं था कि मौन पालन क्या है, लेकिन अब इससे घर की आमदनी होती है, शुद्ध शहद बाहर बिकता है और आज मौन पालन से जुड़कर वो खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए, यहाँ की वनस्पति के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए मधुमक्खियाँ वरदान हैं। मधुमक्खियाँ न केवल शहद देती हैं बल्कि ये स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करती हैं, जिसे हम मौन पालन के नाम से जानते हैं। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिनेश भट्ट जी। दिनेश भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज जैसा कि हम मौन पालन पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि मौन पालन क्या है और आपने किस तरह से इसकी यहाँ पर शुरुआत की। मतलब हमने जो मौन पालन का जो शुरुआत की है तो वो हमारा ये था कि जैसा आपने अभी कहा है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, साथ में हमारा जो यहाँ पर सेब का उत्पादन है और भी जितना है। तो मौन पालन का जो मैं बात करूँ कि मौन पालन का जो सबसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो पॉलिनेशन का है। तो पॉलिनेशन से जो मधुमक्खियाँ हमारी होती हैं, मतलब शहद उसका सबसे सस्ता उत्पाद है और जो सबसे जो पूरी प्रकृति को पूरे समाज को जो एक बड़ा योगदान है मधुमक्खी का, वो पॉलिनेशन का है। तो पॉलिनेशन में मतलब सबसे अच्छी जो पॉलिनेशन माना जाता है वो मधुमक्खी का पॉलिनेशन माना जाता है। शहद का ये होता है, मधुमक्खी वो फूलों से रस लेती है, उसके बाद वो अपने एक ग्लाइंड्स यहाँ पे होती हैं उनकी, तो उसमें वो करते हैं, उसमें एंजाइम मिलाते हैं, फिर उसके बाद वो शहद बनता है। तो शहद को भी जब वो छत्तों में जो कोष्ठक बोलते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलेंगे, हिंदी में कोष्ठक बोलेंगे। तो कोष्ठक में जब वो भरती है तो वो कच्चा शहद होता है। फिर उसके बाद वो पंखों से अपने वो सुखाती हैं, उसके जो वाटर कंटेंट होता है उसको सुखाती हैं। और उसके बाद सुखाने के बाद जब वो लगभग 20% तक उसमें पानी होता है तो उसके बाद उसके सील कर देती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि उनका एक जो चैम्बर होता है, तो वो जो चैम्बर होता है उस चैम्बर में क्या होता है, नीचे वो ब्रूड चैम्बर होता है। जो ब्रूड चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं। तो वो बच्चों के लिए, अपने लिए वो शायद वो होता है। और मधुमक्खी की टेंडेंसी ये होती है कि सुबह उठते ही वो काम पे लग जाती है और शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो काम करती है। तो वो शहद लाती रहती है। अगर शहद बाहर है
तो वो खूब शहद लाती है। फिर मधुमक्खी के जो उसकी रानी होती है, जिसको क्वीन बी भी कहते हैं हम, तो वो रानी क्या होता है कि जैसे बाहर देखती है वो शहद भी है, पोलन भी है, तो उस समय वो बहुत तेज़ी से बच्चे देना शुरू कर देती है, अंडे देना शुरू कर देती है। मतलब एक दिन में लगभग 1500 तक अंडे वो देती है जी। और जैसे ही मतलब वो उसका ख़त्म हुआ, पोलन आना बंद हुआ या शहद आना बंद हुआ, तो वो भी रोक लेती है। हर मधुमक्खी का मतलब उसके बाल्यकाल से लेके जैसे ही पैदा होती है उसके काम बटे होते हैं। एक पीरियड ये होता है कि वो छत्ते बनाती है, फिर उसके बाद एक पीरियड में उसका वो रानी का जो वो होता है जिसको रॉयल जेली बोलते हैं वो करती है। वो शुरुआत में 3 दिन तक तो वो सबको रॉयल जेली खिलाती है, पूरे अंडों को जी। लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि वो उनको नहीं खिलाती फिर, और वो नहीं करती। फिर वो धीरे धीरे करके वो बच्चे मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है और वो 22 से 24 दिन में वो निकल आते हैं फिर बच्चे, और वो क्वीन सेल बना देती है। तो एक साथ ये कई सारे क्वीन सेल बनाती है, 5-6 क्वीन सेल एक साथ बनते हैं। लेकिन जब वो क्वीन सेल बनते हैं तो उसमें हमें एक देखना होता है कि कौन सा बड़ा क्वीन सेल है। बड़ा जो क्वीन सेल होगा उसमें रानी भी बड़ी होगी, मतलब अच्छी रानी होगी। तो उसमें से क्या होता है कि लास्ट में हम 1-2 क्वीन सेल रखते हैं, बाकी को तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी उसमें, या तो वो मार देंगी, जो पहले निकलेगी वो उनको काट देती है, और अगर काटा नहीं तो वो क्या होता है कि वो उड़ जाती हैं, फिर कुछ को लेके उड़ गई। तो मधुमक्खी का एक तो ये होता है, जो पालतू मधुमक्खी हैं वो तो 2 हैं। एक एपिस सेरेना इंडिका जिसको हमें भारतीय मौन भी कहते हैं, जो डॉर्सेटा जिसको कहते हैं जंगली मधुमक्खी जो है, वो बहुत चट्टान पे होती है और वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा जाता है। जो छत्ते बनाए वो बुक हाइप के नाम से वो थे, एक पादरी रहे, उन्होंने विदेश में इसका काम पहले शुरू हुआ तो उन्होंने बुक हाइप करके बनाया। फिर धीरे धीरे करके जो अभी हमारी जो आधुनिक, जिसको हम अभी मॉन बॉक्स कहेंगे, जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है, तो वो अब जाके वो आया है। तो उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें एक छत्ते का एक वो होता है और उसमें जो एक छत्ते से दूसरे छत्ते के बीच में थोड़ा गैप होता है, तो वो गैप भी उसी गैप के अनुसार है, जैसे कि वो पारंपरिक रूप से वो गैप होता है, वही गैप यहाँ पे भी देते हैं। तो इसमें और उसमें फ़र्क ये था कि उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें वो उनके छत्ते ख़राब हो जाते थे। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें डालते हैं तो ये हमें एक नया वो मिल जाता है, तो शहद भी मिलता है, फिर बी पोलन जिसको हम वो कहेंगे पराग, तो वो लगभग 1500 से 2000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। ठीक है, उसको भी निकालने के लिए एक पोलन ट्रैप एक होता है, वो लगाते हैं, और उसको भी हम पूरा दिन भर नहीं लगा सकते, उसको हम 1 घंटे के लिए पोलन ट्रैप लगाते हैं। एक बॉक्स पे एक पोलन ट्रैप लगेगा, तो उसको हम एक ऐसा एयर टाइट बॉक्स में रख के उसको हम बेच सकते हैं। दूसरा हमारा जो मोम है वो भी बिकता है। जैसे छत्ते ख़राब हो गए, काले पड़ गए, कुछ हो गया, तो उनको क्या करते हैं, हम गर्म पानी में रात को उनको उबाल दिया और फिर उसके बाद उनको हम मतलब सुबह ठंडा होके वो मोम ऊपर आ जाता है, और वो मोम का हमारा 2 काम होते हैं। तो जितने भी ये 5 स्टार होटल्स हैं, ये है, ये इसका जो बी वैक्स है उसका एक वो करते हैं, उसकी वो बनाते हैं जी, उससे मोमबत्ती बनाते हैं। दूसरा जैसे एड़ियाँ फट गई, उसमें भी हम सरसों के तेल में अगर इसको मिलाते हैं तो रात में पैर धुल के उसमें लगा सकते हैं। दूसरा अगर हम बी की बात करें तो बी के साथ साथ वो फ्लोरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आसपास बी फ्लोरा नहीं है तो वहाँ पे हम बी का काम नहीं कर सकते। जो नए लोग हैं और जो शुरू करना चाहते हैं मौन पालन, वो किस तरह से शुरुआत करें और क्या उनको लेकर चलना चाहिए, किस तरह का विचार अपनाएं जिससे वो इस कार्य में आगे बढ़ सकें और रोज़गार को पा सकें इस क्षेत्र में? देखिए सर, मैं तो जो सुझाव दूंगा कि वो पहले अपने 5 बॉक्स से शुरू करें। जी,
ठीक है, उससे क्या होता है कि उनको भी थोड़ा सा उनके साथ काम करने का तजुर्बा हो जाता है। जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनके पास रहें, उनके पास जाएं, तो वो थोड़ा सा उनको शुरुआत में उनको पहले ट्रेनिंग पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो 5 बॉक्स है सरकार दे रही है, 5 दूने 10, मतलब लगभग 11,000 रुपये में उनका वो सेटअप बन जाता है। मधुमक्खियों का संचार तंत्र बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जैसे ही वो पैदा होती है तो पहले वो अपने घर का निरीक्षण करती है, फिर उसके बाद वो जो होती है उसको लेके जाती है कि कहाँ कहाँ पे मॉन्चर है। एक मतलब एक डांस भी होता है इनका, वो होता है नृत्य जो होता है, वो नृत्य वो करती हैं उसकी दिशा बताने के लिए। सूरज की दिशा कहाँ पर है, वो जो है मॉन्चर जो है जिसको हम बी फ्लोरा कहेंगे, वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पे है, ये सब उसको समझाती हो। एक बार जब समझ में आ जाता है तो वो फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। अभी बाज़ार में बहुत सारा ऐसा शहद आ रहा है जिसमें कि वो चाइनीज़ एक सिरप होता है वो मिलाते हैं, तो वो छोटी मोटी लेबोरेटरी में उसका नहीं निकाल पाता, और हर आदमी नहीं होता है कि वो लेबोरेटरी में जाएगा वहाँ पे शहद लेगा। तो जो मधुमक्खी पालक होगा वो कभी भी मिलावट नहीं करता, मिलावट फिर उसके बाद होती है, ठीक है। तो वो जब निकालता है तो वो रॉ हनी निकालता है। यहाँ पर क्या है कि मतलब मल्टी फ्लोरा तो है ही, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत हैं, बिल्कुल, उनसे जो लेती है तो उसका मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है। तो इस शहद की हमारे पास इतनी डिमांड है कि अभी हम उतना उत्पाद भी नहीं कर पा रहे। बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा भी है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए और हर क्षेत्र की जलवायु और वनस्पति के लिए ये मौन पालन बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। आपको हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो साथियों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रैथल के लोग मौन पालन कर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब हम खेती की ओर आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। रैथल में खेती सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, अब ये सम्मान और समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ सीढ़ीनुमा खेत अब ऐसे आलू उगाते हैं जो न केवल स्वाद में खास होते हैं बल्कि किसानों की आर्थिक रीढ़ बन चुके हैं। बीते कुछ वर्षों में किसानों ने परंपरागत तरीकों के साथ साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उन्नत बीजों को अपनाया है। परिणाम स्वरूप पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। अब रैथल के किसान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आसपास के बाजारों और पड़ोसी राज्यों की मांग भी पूरी कर रहे हैं। आलू अब केवल एक फसल नहीं, एक ब्रांड बन चुका है जिस पर गांव के लोग गर्व करते हैं। किसान वीर सिंह राणा बताते हैं कि यहाँ की ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी ने रैथल को आलू उत्पादन के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बना दिया है। इसने युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित किया है। जो कभी शहरों की ओर पलायन करते थे, वे सब अब अपने गांव में सम्मानजनक कमाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले वह पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, लेकिन अब उन्हें प्रशिक्षण मिल रहा है। आलू की सही किस्म, सही समय पर खाद और सिंचाई सबने मिलकर उनकी उपज को बढ़ाया है। किसान वीर सिंह राणा का कहना है कि अब उनकी आमदनी में पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रैथल में आलू अब सिर्फ एक फसल नहीं है, भविष्य की उम्मीद बन गया है जो मिट्टी से निकलकर सपनों को आकार दे रहा है। यहाँ हमारे यहाँ क्या साग सब्जी होता था, पहले चौसा हो गया, गैत हो गया, फाना हो गया, खेचानी हो गया, अमुक साग होते थे। जैसा ये कोंदे की साग हो गया, मारसा की सब्जी हो गई, चौलाई होती है जो जिसे वो कहते हैं रामदाना कहते हैं, जिसके लड्डू बनते हैं, बहुत महंगी जाती है ऊँची ऊँची मार्केटों में। लेकिन जब से ये फार्म खुला है सरकार के द्वारा, तब यहाँ आलू की पैदावार हो गई, तो हमारी बुजुर्गों को यहाँ रोज़गार भी मिला और वहाँ सीखने के लिए भी मिला, और वहाँ लोग नौकरी भी करते थे। एक एक पौधा सेब के बड़े सेब का पेड़ है यहाँ। और उस समय 1960-65 में यहाँ इतनी पैदावारी सेब की होती थी
कि हम वो कंडी भी नहीं ले पाते थे उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, रोड नहीं थी, जो यहाँ भटवल जाते जाते वो कंडी पे दागी हो जाते थे। तब हमने वो पेड़ काट करके आलू की बुआई शुरू किया। आलू का मतलब हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं आलू का मतलब आलू, जो उगाया वहीं खाया वहीं गया, मुहारसा उगाई वहीं खाया वहीं गया, कौनी उगाई वहीं खाया। लेकिन आलू एक ऐसा धंधा था कि वो अर्जित करता था, जब बोलू तो आलू। और उस समय क्या होता था कि अब तो 8 गुने 10 गुने पे फसल हो रही है आलू की। उस समय नई मिट्टी आलू को मिलती थी, 20-20, 22-22 गुना होती था। तब से हमारी स्थिति काफ़ी ठीक हुई। आलू के जो बोने के तरीके हैं, आलू के बोने के तरीके कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। आप यदि मेरे को पूछे कि क्यों, इसलिए कि कभी तो सूखा पड़ता है तो आलू से ही उसकी खुराक मिले, और कभी ज़्यादा ये हो जाता है, बारिश सड़ने के गाल पे होता तो उसी की खुराक उससे मिले। और जब तक उसकी जड़ नहीं जाती तब तक आलू का जो पौधा है, आलू का जो बीज है, वही उसको खुराक देता है। आलू की तकनीकी के बारे में तो यहाँ आलू अधिकारी भी आया था, लेकिन हम तो खुद अधिकारी बन गए। अब लोग तो पूछते हैं कैसे कैसे होता है। आलू का तो ऐसा है कि जितनी मेहनत करो ना, आलू बोने का तरीका चाहिए एक, गुडाई का बिल्कुल घास बिल्कुल नहीं, घास को खाद बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यदि घास को खाद लग गई तो आलू पीला पड़ जाता है और आलू की छरी के जिसे कहते हैं छोटे दाने उत्पादन होता है। तो आलू तो एक ऐसी भी है कि पैसा हमने तब देखा, शादी करो तो आलू की बगत देओल भाई, उधार करो तो आलू की बगत देओल भाई, और मिस्त्री लगाओ मकान पर आलू की बगत देओल, यानी आय का साधन आलू। हमारे नीचे आलू हो जाते हैं, ऊपर 6 महीने के पशु का घास हो जाता। तो आलू से बहुत फ़ायदे हैं, ऐसी तकनीकी। आलू के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ये आलू हमने जुलाई में निकालते हैं, वो मटर बो लेते हैं। मटर की खेती से भी आलू निकलने के बाद मटर बोते हैं। मटर का भी हमें घास मिल जाता है। पहाड़ में घास की वो लकड़ी की बड़ी समस्या है, और आलू के ऊपर का भी घास मिल गया, मटर से भी घास मिल गया, वो आराम से जो जहाँ बोया व्यापारी खेती में पहुँच जाते, खेत से व्यापारी उठा लेते हैं पैसा भी। आज का तो ऑनलाइन का ज़माना है। रैथल गांव की आत्मनिर्भरता का एक और पहलू है इसकी बहुआयामी खेती और अब उभरती होम स्टे संस्कृति। लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में तैयार कर रहे हैं, जहां पर्यटक न केवल रुकते हैं बल्कि गांव की जीवन शैली, भोजन और संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव भी लेते हैं। हमारी जो मुख्य फसल है हमारे रैथल गांव की, वो है गेहूं, आलू, राजमा और मटर। और हमारा आलू 2 बार हम गुड़ाई निलाई करते हैं, और मार्च के महीने में उसको लगाते हैं और अक्टूबर में निकालते हैं। और कुछ आलू ऐसे हैं कि बीच में निकाल देते हैं, जो खेत हमारा जिसमें पानी भर जाता है और सड़ने के डर से उसको पहले निकाल देते हैं। हमारे 1000 हेक्टेयर भूमि में होता है, और हमारा आलू इधर से पूरे क्षेत्र में, यहाँ हमारा रैथल गांव हो गया, क्यारक हो गया, बंदरानी हो गया, भटवाड़ी हो गया, और यहाँ से नज़दीक हमारा गांव दूसरा है नटीन, द्वारी, गोरसाली, जखोल, पाही, पूरे क्षेत्र में हमारा इधर आलू की फसल होती है। और उस आलू निकाल के फिर हम गेहूँ बोते हैं। और हमारा गांव पर्यटन से भी बहुत जुड़ा हुआ है, जो कि लोगों की आमदनी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, और लोगों ने अपना अपना होम स्टे बना रखा है। लोग खूब कमा रहे हैं उसमें, और कुछ लड़के भी अपने ट्रेकिंग जाते हैं वहाँ पर्यटनों को दिखाने के लिए, दयारा हो गया जैसे, और अन्य जगह भी जाते हैं। और हमारा गांव में एक और ऐतिहासिक भवन है, जो हमारा 500 पुराना पंचपुरा भवन है। वहाँ भी पर्यटन लोग काफ़ी जाते हैं। और माँ भगवती का मंदिर है, समेश्वर देवता का मंदिर है, वहाँ तक भी पूरी अपनी यात्रा को करते हैं। रैथल की सुंदरता और सादगी ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी खासा प्रभावित किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कई गांव देखे, पर रैथल जैसा शांत वातावरण, प्रकृति का इतना करीब से एहसास और स्थानीय लोगों की आत्मीयता
कहीं और महसूस नहीं हुई। यहाँ की ताजी हवा, परंपरागत जीवन शैली और जैविक उत्पाद, खासकर यहाँ उगाया गया आलू, सभी को खूब पसंद आता है। कुछ पर्यटक तो यहाँ की उपज और आतिथ्य सत्कार से इतने प्रभावित होते हैं कि वे अन्य लोगों को भी रैथल आने के लिए सिफारिश करते हैं। ये गांव देख के, मतलब पहली बार ये गांव में आया और ये गांव देख के मुझे बहुत ही आनंद लग रहा है। यहाँ पे लोग काफ़ी खेती कर रहे हैं, खेती पे निर्भर है। यहाँ पे बहुत सारी आलू की भी खेती हो रही है और मतलब ये जान के मतलब खुशी हो रही है कि लोग इतना सारा मतलब आलू पे निर्भर है और आलू की जो खेती कर रहे हैं उस पर ये गाँव मतलब पूरा चल रहा है। बाकी ये बहुत ही सुंदर गांव, मेरा पहली बार ये यहाँ पे विज़िट है, लेकिन बहुत ही सुंदर मुझे लगा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और काफ़ी घर जैसा सबका व्यवहार है। तो वही मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि जब भी आपका ये ऐसी इंडिया में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप आ सकते हो और इसको जो बुग्याल है उसको एक ऐसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आओ, विज़िट करो। रैथल की तरक्की के पीछे केवल ग्रामीणों की मेहनत ही नहीं, बल्कि प्रशासन की दूरदर्शी योजनाएं और सतत सहयोग भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर अमित ममगई के अनुसार क्षेत्र में क्रियान्वित सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा गांव जो अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार की मांग को भी पूरा कर सके। आज रैथल के लगभग हर परिवार द्वारा 50 क्विंटल तक आलू का उत्पादन किया जा रहा है, जो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मौन पालन जैसे क्षेत्रों में भी किसानों को प्रशिक्षण, उपकरण और सरकारी सहायता लगातार दी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि अगर ये गति बनी रही तो रैथल जैसे गांव आने वाले वर्षों में सफल ग्रामीण मॉडल बन सकते हैं, जहां खेती, प्रकृति और नवाचार साथ साथ चले। हमारा जो रैथल का क्षेत्र है ये पोटैटो प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। यहाँ पर करीबन 300 परिवार हैं। इसका अगर प्रोडक्शन की बात करें, जो पोटैटो प्रोडक्शन यहाँ क्षेत्र में हो रहा है वो अनुमानित जो 50 क्विंटल प्रति परिवार हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है हमारा वो पोटैटो का इतना अच्छा हो रहा है कि इसमें ट्रेनिंग भी उद्यान विभाग के द्वारा दी जा रही है। और ये जो टकनौर की बेल्ट है जो हमारे भटवाड़ी क्षेत्र से ऊपर लेकर और मुखवा और गंगोत्री क्षेत्र तक है, इसमें पोटैटो प्रोडक्शन का, राजमा का, चौलाई का और सी बकथॉर्न का, ये सारे का प्रोडक्शन होता है। यह गांव अब सिर्फ जीने की जगह नहीं रहा, यह प्रेरणा का एक स्थल बन गया है। तो दर्शकों, ये था खेती पाती कार्यक्रम, जिसमें हमने देखा कि रैथल गांव के लोग किस तरह से अपने जीवन को स्वावलंबी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं मौन पालन के माध्यम से, परंपरागत खेती के माध्यम से। आप भी प्रकृति से जुड़िए और मौन से मिठास कमाइए। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।